क्लास 7 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का इतिहास का दूसरा अध्याय प्रारंभिक मध्यकालीन राजा और राज्य पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर भारत में गुप्त काल के बाद छोटे राज्यों का बोलबाला था। विशेषतः 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया। लगभग 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल में उत्तर और दक्षिण भारत में 3 शासकीय वंशों का प्रभुत्व चलता रहा। ये गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश थे। ये तीनों ही शक्तिशाली राजवंश अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने हेतु परस्पर संघर्ष करते रहे, लेकिन इनमें से कोई भी लंबे समय तक अपने प्रभुत्व को स्थापित करने और बनाए रखने में सफल नहीं हो सका। लेकिन 10वीं सदी के उत्तरार्ध तक इन तीनों ही राजवंशों का एक एक कर के पतन हो गया। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों पर राजपूतों का नियंत्रण था। ये शासक एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना रखते थे। इसके अंतःविरोध ने तुर्क आक्रांताओं को लाभ पहुंचाया। अंततः शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 8वीं सदी के आसपास दक्षिण में चोलों ने पुनः अपने आप को एक संगठित कर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने पल्लव राजाओं को एक अन्य स्थानीय शासकों को भी परास्त किया। इसके उपरांत 12वीं सदी तक उन्होंने दक्षिण भारत के अधिकांश भाग पर अपना शासन कायम रखा। इस अध्याय में हम लोग नए राजाओं और उनके राज्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। उत्तर भारत में गुप्त काल के बाद पूरा जो देश था हमारा वो छोटे छोटे राज्यों का बोलबाला था। छोटे छोटे राज्य में बट गए थे। खासकर तब जब 647 ईस्वी के बाद हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका पूरा राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया और लगभग 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में मुख्यतः 3 शासकों का प्रभुत्व ही रहा। उनका ही शासन सत्ता चलता रहा। उसमें ये 3 वंश कौन कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश थे। ये तीनों शक्तिशाली राजवंश के रूप में थे। अलग अलग क्षेत्र पर इनका अधिकार था और ये लोग अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। कई युद्ध भी किए थे, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इनमें से कोई लंबे समय तक अपने प्रभुत्व को नहीं बना सका, अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका। और लेकिन 10वीं सदी के उत्तरार्ध तक इन तीनों ही राजवंशों का एक एक करके पतन हो गया। शक्तिशाली थे, अपने क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी अधिक दिन तक ये शासन नहीं कर सके और 10वीं शताब्दी तक आते आते ये तीनों राजवंशों का एक एक करके पतन हो गया और पूरे उस क्षेत्रों में राजपूत वंश का नियंत्रण हो गया। लेकिन ये लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, वैमनस्य करते रहे, मनमुटाव करते रहे और इसका फ़ायदा तुर्क आक्रमणकारियों को हुआ। और इसी के उपरांत क्या हुआ कि उस समय शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 8वीं सदी के आसपास दक्षिण में चोल वंश अपने आप को संगठित करके एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने पल्लव राजाओं को भी हराया और कई स्थानीय शासक को भी हराए। इसके उपरांत 12वीं सदी तक उन्होंने दक्षिण भारत के अधिकांश भाग पर अपना कब्जा कर लिया। तो इस अध्याय में हम लोग नए राजाओं और उनके राजवंशों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी तक राजवंशों में बड़े भूस्वामियों और प्रमुख योद्धा सरदारों का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। राजा उनको अपने प्रमुख मातहंतों तथा सामंतों के रूप में देखते थे।
ये सामंत अपने क्षेत्र में कर वसूलते, प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखते थे। वह राजा को उपहार एवं सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे। जैसे जैसे इन सामंतों की शक्ति और समृद्धि बढ़ी, उन्होंने स्वयं को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी और कभी कभी एक स्वतंत्र शासक भी घोषित कर लेते थे। उदाहरणार्थ, दक्कन के राष्ट्रकूट प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्य शासकों के अधीनस्थ थे। कुछ अन्य मामलों में लोगों ने अपनी सैन्य दक्षता का उपयोग कर राजवंशों की स्थापना की। उदाहरणार्थ, कंबन, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने राजवंशों की स्थापना हेतु शस्त्र धारण कर लिए थे। तो इस तरह से बहुत से ऐसे राजा थे जो पहले सामंत थे, एक पूंजीपति के रूप में, एक बड़े भूस्वामी के रूप में थे और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में अपने आप को बनाया। तो नए राजवंशों के उदय में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि 7वीं सदी में क्या होता था कि राजवंशों में बड़े बड़े भूस्वामी, किसी राज्य में बड़े बड़े पूंजीपति लोग रहते थे, बड़े बड़े जमींदार लोग रहते थे, जिनके पास बहुत सैन्य शक्ति होती थी, अस्त्र शस्त्र होते थे, मतलब हर तरह के राजा के तरह ही हर तरह की सुख सुविधाएं उनके पास भी होती थी, क्षेत्र का विस्तार होता था। तो इस तरह के लोगों को राजा अपने राज्य में काफ़ी महत्व देते थे। और ये भूस्वामी जो होते थे, पूंजीपति लोग, सामंत लोग, महासामंत लोग, वो कर वसूलने का भी काम करते थे। ये राजा को उपहार भी देते थे, सैनिक शक्ति भी प्रदान करते थे और अन्य सहायता भी अगर राजा उनसे लेते थे तो वो देने के लिए तैयार होते थे। तो राजा इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब इनकी शक्ति काफ़ी बढ़ जाती थी, ये काफ़ी समृद्ध जब हो जाते थे, तो अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्य चलाने लगते थे। इस तरह के कई उदाहरण इतिहास में देखा गया है। जैसे कि दक्कन के राष्ट्रकूट प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्य शासकों के अधीनस्थ थे, लेकिन बाद में वो अपने आप को स्वतंत्र शासक बना लिया। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कंबन, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने राजवंशों की स्थापना हेतु शस्त्र धारण कर लिया। तो इस तरह के लोग भी अपने आप को राजा बना लेते थे। आइए अब हम उत्तर और दक्कन भारत के शक्तिशाली राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुर्जर और प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं, जिसमें 625 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक। तो 725 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजस्थान में अवंती और गुजरात क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार एक शक्ति के रूप में उभरे। नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी से 750 ईस्वी तक शासन किया। 738 ईस्वी में उसने सिंध के अरब मुस्लिमों को परास्त करके उन्हें वापस जाने को मजबूर कर दिया। भोजवन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक शासन किया। उसका साम्राज्य कश्मीर से लेकर नर्मदा तक और गुजरात से बंगाल तक फैला हुआ था। उसने कन्नौज पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। वह भगवान विष्णु का भक्त था। उसने आदि वराह की उपाधि भी धारण की। राजा भोज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेंद्रपाल वन प्रथम पहला बना, जिसने 885 ईस्वी से 908 ईस्वी तक शासन किया। तो हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं। तो 725 ईस्वी से नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजस्थान में अवंती और गुजरात क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार एक शक्ति के रूप में उभरे।
नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी से 750 ईस्वी तक शासन किया और 738 ईस्वी में उसने सिंध में अरब मुसलमानों को हराया और हराकर उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया था। भोज एक या प्रथम इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने 836 ईस्वी से 825 ईस्वी तक शासन किए। उनका साम्राज्य काफ़ी दूर तक फैला था। उनका साम्राज्य कश्मीर से नर्मदा तक और गुजरात से बंगाल तक फैला हुआ था। उसने अपने शासनकाल में अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया था। उसने कन्नौज पर भी अपना कब्जा किया। उसके बाद उसे अपनी राजधानी बना लिए और वो भगवान विष्णु के भक्त थे। उसने आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी और राजा भोज का उत्तराधिकारी उनका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम बना, जिसने 885 ईस्वी से 908 ईस्वी तक शासन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।